गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। हर एक के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखेंगी। उन वीडियोज़ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखते हो सभी वीडियोज़ को, तो आपको पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1, और ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ से एक एक वीडियोज़ को देखते जाओ, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आता जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो मेरे नंबर पर बता ही देते हैं। इसके अलावा और भी कोई बच्चे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे, मैं वहाँ पर भी मैसेज चेक कर लेता हूँ। अब देखिए, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, हम इसको पढ़ते हैं। तो हमें अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि है, जो इंट्रोडक्शन है, वो हमें समझना होगा। तो हम एक्सरसाइज 3.1 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे तो हम उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो इंट्रोडक्शन आएगा आगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ें और इसको भी पढ़ें। वो अभी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, या उससे भी नेक्स्ट होगा, उसमें क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आगे के लेक्चरों में आ जाएगा। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो। अब हम एक्सरसाइज 3 का जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कहा गया है आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस वर्ड को पढ़ो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, और 10th में जोड़ दिया है वर्ड एक और पेयर, यानी कि लास्ट में कह दिया क्या उसने, युग्म। उनके युग्म की बात की जाए तो हमने जो सबसे पहले 9th में पढ़ा है वो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, कि उसमें तो दो वेरिएबल होते हैं। दो वेरिएबल हमने ले लिए एक्स और वाई। कौन कौन से ले लिए हमने, एक्स और वाई। कौन कौन से हो गए हमारे, एक्स और वाई, और उनके भी कोई ना कोई कोफिशिएंट लेते हैं हम लेते हैं ए, बी एंड सी ले लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से एक हमारी इक्वेशन बनती है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसमें यहाँ पर कहा गया है कि पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब होगा जोड़ा, और जोड़े में कितने होते हैं, 2। तो हमें ऐसी कितनी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, हमें 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को नंबर देते हैं हम 2। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी भी है। लेकिन ये तो दोनों सेम हो गई। अब ये जो इक्वेशन डिफरेंट होंगी ये इनके कोफिशिएंट से होंगी, क्योंकि किसी इक्वेशन में तो हो सकता है 5x प्लस 7y, तो अगली इक्वेशन में हो सकता है 3x प्लस 2y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x और y तो क्या है, वेरिएबल हैं, वो तो दोनों इक्वेशनों में सेम रहने हैं, लेकिन जो इनके कोफिशिएंट हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम इनमें दोनों इक्वेशनों में डिफरेंट करने के लिए कि हमारे दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं, उसका हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप दिखाएंगे तो हम एक के लिए तो a1, b1 और c1 नाम दे देते हैं, और दूसरे के लिए हम दे देते हैं a2, b2 और c2 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, a2, b2 और c2। तो क्या ये आपको बात समझ में आ गई कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे बनेगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये जो x और y तो क्या हो गए, वेरिएबल होंगे। तो आप लोग इसके बारे में भी लिख दो, हियर x एंड y आर वेरिएबल। x और y तो क्या है, वेरिएबल्स हैं, और a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सभी क्या हैं, आपके कांस्टेंट हैं। तो आप लोग लिखोगे a1, b1, c1, a2, b2, c2 आर कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट लिख लो आप, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर जिनके मान नहीं बदलेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल हुआ 3x प्लस 2y, तो x और y की वैल्यू तो
डिपेंड करेगी सिचुएशन पे, लेकिन 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी और 3 किसकी जगह पे आया है, A1 की जगह पे आया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हिंदी में भी लिख देंगे हम यहाँ पर कि यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं, चर हैं, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब तो क्या हो जाएगा, अचर हैं। ये तो हिंदी में लिख लोगे कि ये सभी अचर हैं, और हिंदी में लिखोगे जब इसको क्या लिखोगे, x एंड y आर वेरिएबल्स, यानी कि x और y क्या है, चर हैं। क्या है, ये चर हैं। तो यहाँ तक ये हमारा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हम जब भी किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के को, तो हम इस फॉर्मेट पर आके ही बात करेंगे कि अब हम चैप्टर पर आ चुके हैं, अगर हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा तो। अब देखिए हमारे पास 2 लाइंस हैं, तो आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली की इक्वेशन है जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम इससे एक ग्राफ पर लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो हम एक लाइन बना सकते हैं। एक रैखिक समीकरण है तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। जब हम इसके लिए x और y की वैल्यूज निकाल के और जब उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन इस तरीके से कोई भी लाइन प्राप्त होती है। ये मान के चलो 1 नंबर वाली इक्वेशन से प्राप्त होगी, तो ऐसा भी तो होगा कि ये जो 2 नंबर वाली इक्वेशन है उससे भी हमें एक लाइन प्राप्त होगी। तो इन दोनों लाइनों की क्या क्या पोजीशन हो सकती है इस ग्राफ पर, हम उसको देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक लाइन जैसे ऐसे आ रही है तो दूसरी लाइन अगर इधर से आए, ये जो 2 नंबर की लाइन है, तो ये दोनों लाइन्स हैं वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम इनको कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि प्रतिच्छेदी। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहेंगे हम, रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने मान के चलो इक्वेशन 1 को ऐसे बनाया, मान के चलो इक्वेशन 1 तो ऐसे ही हुई, ये तो हमारी इक्वेशन 1 वाली लाइन आ गई। तो जो सेकंड वाली लाइन है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलो ऐसी आ जाए कि वो इसके पैरेलल निकल जाए, और जब दोनों अगर आपस में पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। एक दूसरे को मिलेंगी क्या कभी, ये मान के चलो 2 नंबर के हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल गई। डिपेंड करेगा इनकी जो कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यूज पर, लेकिन हम मान के चलते हैं कि या तो दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं, इनके इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएं, तो हम इनको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे हम इनको, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे हम इनको, समांतर रेखाएं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसी रेखाएं होंगी, फिर समांतर रेखाएं होंगी। फिर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जैसे मान के चलो हमारी इक्वेशन 1 की लाइन है वो ऐसे आ रही है, मान के चलो 1 नंबर की। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो 2 से पॉइंट ले रहे हैं वो भी सेम पॉइंट आ रहे हैं, और वो दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर से निकल जाए। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि जो दूसरी लाइन है मान के चलो वो यहां से स्टार्ट हुई और मान के चलो और ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे। हमने पहली वाली के लिए तो इसी को ही दिखाया, और दूसरी वाली लाइन के लिए हमने कह दिया कि दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर से निकल गई। तो इन लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन। इनको हिंदी में बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे हम, संपाती रेखाएं। तो इस तरीके से हम इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन में अभी केवल हम इतना पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। हमने अब तक ये पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है, जहां पर x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और यानी कि चर होते हैं, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल निकल सकती हैं, और या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएं। तो वो एक ही इक्वेशन होता है, उसमें केवल एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, जिसको हम आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से इनकी ये 3 कंडीशंस ही हो सकती हैं, इनके अलावा चौथी कंडीशंस नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैंने इसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म तभी वैलिड होता है, आप सभी इसको लिख लेना, अब लिखना है ये सभी को कि A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या होगा, फिर A1 की जगह पे A2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B1 की जगह पे B2 का स्क्वायर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0।
इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही निकलेगा कि A1 और B1 दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, यानी कि A1 और B1 दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी ये। क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। हम पहले क्वेश्चन है आराम से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में मैं आपके लिए स्पीड बढ़ा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 years ago, 7 वर्ष पहले, I was 7 times as old as you were then also, आज से 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। जैसे आज से बात करें कि 7 वर्ष पहले जितनी भी आयु का था ना, वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अगर पुत्री की आयु 5 थी तो उस पिता की आयु उस टाइम पे कितनी रही होगी? 7 पंजे 35 रही होगी। 7 वर्ष पहले की बता रहा है। 3 years from now, और अब से 3 वर्ष बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं अब से 3 वर्ष बाद आपसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि मैं आज से 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था और आज से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। अब आगे कह रहा है इजंट दिस इंटरेस्टिंग, क्या यह इंटरेस्टिंग है, क्या यह मनोरंजक है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको ये जो सिचुएशन दी गई है इसको आपको कौन से में, एक तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब तो क्या होगा कि आपको दोनों इक्वेशंस दिखाने होंगे। एल्जेब्रिकली का मतलब बीजगणितीय रूप में, यानी जहां पर हम इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखा देंगे कि A1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा अपने को। और ग्राफिकली फिर जो एल्जेब्रिकली आ गया उससे हम वैल्यूज निकालेंगे एक्स एंड वाई की और उनको ग्राफ पे दिखा देंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि हमारे पास आफ्ताब है और उसकी डॉटर यानी कि पुत्री है। उनकी जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, उसको हम मान लेते हैं, मान के चलो आफ्ताब की एज तो हमने मान ली क्या x ईयर्स, और जो उसकी डॉटर है उसकी हमने मान ली क्या y ईयर्स, और ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर ये लेट, यानी कि हमने माना हुआ है, माना की। तो हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या मानी है x और डॉटर की क्या मान ली y। 7 years ago, अब से 7 वर्ष पहले कितने ईयर्स के होंगे? -7 करना होगा मैं। अगर आज x के हैं तो अब से 7 वर्ष पहले कितने के हो जाएंगे? x - 7 के हो जाएंगे। तो उसकी डॉटर कितने की होगी? y - 7 की हो जाएगी। तो हमने क्या लिखेंगे? y - 7। और दो कंडीशन थी, एक तो 7 years ago की बात की गई थी, तो हमने पहले 7 years ago निकाल लिया। फिर कहा गया था हमसे क्यों 3 years from now, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 years from now, यानी कि 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद कितने ईयर्स हो जाएंगे? जैसे आज अगर मैं x का हूं तो आज से 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएगा। आज मैं x का हूं और अब से 3 वर्ष बाद 3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 3 ईयर्स का हो जाऊंगा मैं। तो ये इसकी जो डॉटर है वो कितने की हो जाएगी? y + 3 ईयर्स की हो जाएगी। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही सिचुएशन आएंगी। सबसे पहले तो ये वाली कि 7 years ago, तो आप लोग लिखोगे 7 years ago, 7 years ago। आप लैंग्वेज यहां से लिख लोगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या सिचुएशन थी कि जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब एज वो थी 7 इंटू उसकी डॉटर की एज, यानी कि डॉटर एज। आप लोग हिंदी में लिखोगे जो आफ्ताब है उसकी उम्र बराबर 7 इंटू उसकी पुत्री की उम्र। अब देखो हमने ये लिख लिया। अब आफ्ताब की एज कितनी है? 7 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की एज कितनी है? x - 7। तो हम क्या लिख देंगे? x - 7। इक्वल का सिंबल है, 7 है तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डॉटर एज कितनी हमारे पास? 7 वर्ष एगो की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी है? y - 7। तो कितना आ जाएगा? y - 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो x - 7 = 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7y - 7 7 से कितना हो जाएगा? 49। 7 7 से कितना हो जाएगा?
9, और हम इनको सबको एक तरफ ले आते हैं। ये कितना है x है और ये कितना है 7y है, तो माइनस का 7y हो जाएगा। और ये 49 है, जब 49 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 49 ये प्लस का होगा, और माइनस के 7 है हमारे पास पहले से। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ कि 49 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 42, और वो भी किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। किसके बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के आए हैं यहाँ पर, इधर जाएंगे तो किसके बच जाएंगे, प्लस के 42 इक्वल, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष बाद क्या पोजीशन होगी, जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू डॉटर एज, क्या हो जाएगी, डॉटर एज। और अब हम लिखेंगे आफ्ताब की एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद कितनी है, x+3, तो आफ्ताब एज तो कितनी हो जाएगी, x+3 इज इक्वल टू, ये कितनी हो जाएगी, y+3, तो 3 इंटू y+3। हिंदी में भी इतना लिख दिया है कि बच्चों को समझ में आ जाए, हिंदी वालों को भी आप इसको हिंदी में लिख लेना, आफ्ताब एज और डॉटर एज मैंने एक बार बता दिया, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु आप लोग लिख लोगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे y को तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। सबको एक तरफ ले जाओ, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरफ ही लेके आते हैं ना, तो ये x, ये 3y को इधर लाओगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 3 है ये, और 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देखेंगे कि x माइनस 3y और ये माइनस का क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो हम फाइनली इक्वेशन 1 तो इसको दिखा देंगे और इक्वेशन 2 इसको दिखा देंगे, और दोनों को एक साथ लिख देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हिंदी में लिख लोगे आप, बीजगणितीय निरूपण। कौन सा होगा, बीजगणितीय। तो पहले तो ये आ जाएगा x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी आई हमारे पास, x-3y प्लस 6 प्लस माइनस है -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब देखिए अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाने के बाद में हमसे पूछा गया था उसमें कि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कीजिए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम 9th क्लास में करते आए हैं। तो 9th क्लास में हम एक इक्वेशन के लिए देखे थे, अब हम 2 समीकरणों के लिए देख लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को जो है वो आगे बढ़ाओ एक बार। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू क्या है 0। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लो, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7y तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये बाय 42 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 42। ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं इन दोनों को इधर ले आया हूं। अब इस इक्वेशन 1 में ये जो हमारी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 इक्वेशन 1 का ही एक रूप है। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के हम वैल्यूज निकालेंगे। कितनी वैल्यूज निकालेंगे हम, 2 वैल्यूज सफिशिएंट है हमारे लिए। 2 वैल्यूज हम x की और y की निकालेंगे, एक x की निकालेंगे एक y की निकालेंगे। हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट y इज इक्वल टू, हम y की वैल्यू कितनी पुट कर दें 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट y की वैल्यू 1 कर रहे हैं तो हम 1 लिख देंगे, y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 इंटू y की वैल्यू 1 माइनस 42, तो 7 माइनस 42 और ये कितना बच जाएगा, 42 में से 7 जाएंगे तो 35 35 काय का बचेगा ये बता दो मुझे। अब थोड़ा सा माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। तो जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 35। अब देखिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 पे हमारी माइनस की 35 आ गई, तो हम y की वैल्यू अब क्या लेंगे 2 लेंगे। तो y की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2, यानी कि y बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुटअप कर दो 7 इंटू 2 माइनस 42, ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 42, और 42 में से 14 जाएंगे तो 28 बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 28 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 के लिए तो ये वाली टेबल फाइंड आउट कर ली, और x y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू माइनस का 35 आ रही है, y की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 28। सेम प्रोसेस हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। आप इसमें ट्रांसपोज कर दो, x को एक तरफ रखो, सबको उधर ले जाओ, 3y प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक छोटी सी टेबल बना लो, टेबल में हम केवल 2 ही पॉइंट निकालेंगे, आप लोग निकाल सकते हो 3, x और y। x की वैल्यू हमें आती जाएगी, हमें y की वैल्यू पुट अप करनी है, तो पुट y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू अगर आप लोग 1 पुट अप करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 6, और 3 1 जा कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। और पुट करेंगे अब हम y की वैल्यू 1 के बाद में y की वैल्यू क्या ले लें हम 2, तो पुट y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू y की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस ये भी 6 है तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो जब हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास 12 आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारी दोनों टेबल बन गई है। ये तो हमारी इक्वेशन 1 के लिए बनी है और ये हमारी इक्वेशन 2 के लिए बनी है। मैं मिटा के सबको एक जगह पे लिख रहा हूँ। अब देखिए हमने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और उनकी जो टेबल्स है उनको एक जगह पे नोट कर दिया है। अब हम इन टेबल से इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हो। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि मैंने x की वैल्यूज बड़ी थी इसलिए मैंने 10, 20 और 30 के क्रम में लिया था, और y की वैल्यूज हमारे पास छोटी छोटी थी यानी 1, 2 के क्रम में थी, तो हमने 1, 2 के क्रम में ले लिया। जैसे हमारे पास सिचुएशन होगी हम स्केल भी उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्केल भी आप लोग लिख देना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और इधर आ जाएगा बाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर्स। ये ईयर्स में है, आपको पता ही होगा। अब देखो 0 है यहाँ पर, 10 है, 20 है। हम देखते हैं हमें क्या चाहिए माइनस का 35 पे 1, तो x की वैल्यू देखो 0 यहाँ पर है, -10 -20 -30 और ये -40, तो इसके बीच में कहीं जाके माइनस का 35 भी होगा। यहाँ पर आएगा कहीं माइनस का 35। मैं हल्का सा एंटर दे देता हूँ आपको। लेकिन y की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, तो हम y के लिए हम ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पर से इधर से यूँ जाएंगे और इधर से यूँ जाएंगे, तो यहाँ कहीं जाके और हमारी x की वैल्यू माइनस का 35 और y की वैल्यू 1, ये हम ब्रैकेट में भी लिख के दिखाएंगे ताकि हमें पता लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाली वैल्यूज होगी। और माइनस का 28 और 2, तो ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 30 है, तो इससे 2 पहले होगा माइनस का 28 और 2 के लिए हम और ऊपर चले जाएंगे तो ये यहाँ पर होगा माइनस का 28 एंड 2, और इन दोनों को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आप जैसे अगर आपका ऊपर निकलने लगे इस तीर के से, तो आप इसको और आगे बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आगे इस तरीके से बढ़ा दो। अब आप लोग लाइन बनाओ तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने ये एरो का सिंबल नहीं लगाया तो मैं नंबर बहुत काटता हूँ इसके। और इस इक्वेशन, ये जो लाइन आई है इसके ऊपर आप लोग इक्वेशन भी लिखें। इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट के लिए आई है, तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिखोगे और इस लाइन को भी नोट करोगे। हमारे पास सेकंड जो सिचुएशन है उसमें हमें x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 9 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो 10 से थोड़ा सा पहले इधर की साइड में हम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। हम देखते हैं जब y की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू जब 12 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 12 इससे आगे होगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और नीचे लिख देता हूँ मैं। ये कितना था 9,1, ये तो 9,1 के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो जाएगा 12,2 के लिए, 12,2 के लिए, क्योंकि 12 और 2, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2। देख लो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 12 होगी कहीं, 10 के बाद 11, 12 और फिर ऊपर हमें 2 जाना है। इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंटों को बढ़ाते हैं। एक बार तो हम आइडिया से बढ़ाते हैं, फिर हम वहां तक बढ़ाते हैं जहां तक इसको और आगे बढ़ाओ। इसको जब आप लोग और आगे बढ़ाओगे और इसको जब आप लोग और आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों लाइनें आप देख सकते हो कि एक पॉइंट पर आप जब बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आप लोग हर एक के लिए बताओगे कि ये लाइंस कैसी हैं, तो ये तो कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। और ये आप लोग जब बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसको भी यहाँ पर लिख दोगे आप। ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम सेकंड
और थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और उसको जो बताऊंगा मैं लेक्चर 1 के बाद में लेक्चर 2 आएगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।